गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत सेफली और अच्छे से सुरक्षित अपने घर पर होंगे। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला और लिपि। वर्णमाला हम कंप्लीट कर चुके थे। वर्णमाला के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है ध्वनि क्या होती है। ध्वनि से हमने शुरू किया कि मुंह से निकलने वाली हर आवाज जो है वो ध्वनि कहलाती है। उसके बाद हमने देखा था वर्णमाला, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्णों के वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में 52 यानी 52 जो है वो वर्ण होते हैं। उसके बाद हमने वर्णों के भेद पढ़े। तो हमने वर्णों के 2 भेद पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हमने देखा कि कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। तो हमने देखे थे 11 स्वर होते हैं और 33 जो है व्यंजन होते हैं। यहाँ तक हम सब पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने पढ़े थे कि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं और ये 33 जो व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो 11 स्वर हमने देखे थे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, सी, ए, आई, ओ, औ। ये हमने 11 स्वर पढ़े थे। और 33 व्यंजनों में भी हमने व्यंजनों के भेद में हमने पढ़े थे कि 25 तो जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े 4 अंतस्थ होते हैं और 4 जो है वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। उसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन देखे थे जो होते हैं 4। और उसके बाद 2 उच्छिप्त या कहें हम अन्य स्वर भी हमने व्यंजन भी हमने देखे थे जो थे ड और ढ। ये 2 होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम स्वर की। हमने बात की थी तो स्वर के भी हमने 3 भेद देखे थे। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और एक स्वर होता है प्लुत स्वर। ये 3 हमने देखे। 4 इसमें होते हैं, 7 इसमें होते हैं। इसमें जब तिगुना टाइम लगता है, जैसे ओम की हमने बात की थी कि ओ जो है वो 3 टाइम ज्यादा समय लेता है, 3 टाइम। तो इस तरीके से ये हमारा वर्णमाला का वर्गीकरण हम पूरा कर चुके थे। आज हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिपि के बारे में। तो जो लिखने के चिन्ह है वही क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। अर्थात हमने बात की थी कि किस तरह से भाषा का विकास हुआ। सबसे पहले ध्वनि आई। लोग जो है संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बात करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वर्ण जो आए और लोगों ने मुंह से बोलना शुरू किया, तो मौखिक भाषा का विकास हुआ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे लिपि का विकास हुआ और लिखने का क्रम जो है वो लिपि आने से हुआ। तो लिखने के जो चिन्ह होते हैं वही क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। ये हो गई हमारी लिपि की परिभाषा कि लिखने के जो चिन्ह है वो लिपि कहलाते हैं। अब हर भाषा की देखिए अपनी एक लिपि होती है। हमने अभी वर्णमाला में देखा था 52 वर्ण होते हैं। अब आप कितनी भी मोटी बुक उठाकर देख लीजिए हिंदी भाषा की, इन 52 वर्णों के अलावा कोई भी वर्ण आपको उस बुक में नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई भी मोटा ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, चाहे कोई भी आप मोटी बुक उठाकर देख लीजिए, हिंदी की कोई भी बुक आप उठाएंगे, जो शब्द बने हैं, जो वाक्य बने हैं, वो इन्हीं 52 वर्णों से मिलकर बने हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर अंग्रेजी की बात करें तो अल्फाबेट्स होते हैं 26। ठीक है। इन्हीं 26 अल्फाबेट से ही जो है पूरी मोटी मोटी बुक्स जो है वो लिखी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक ये वर्णमाला है हमारी, अल्फाबेट्स है, इन्हीं से जो है लिपि का विकास हुआ और इन्हीं से जो है ये सारी चीजें फिर आगे आई। तो लिपि में हमने पढ़ा कि लिखने के जो चिन्ह है वो लिपि कहलाते हैं। तो फिर हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो बात करते हैं कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है। सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा और अपनी राजभाषा की बात करते हैं। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सभी भाषाओं की जननी
जिस भाषा को कहते हैं वो है संस्कृत। अर्थात सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा थी, उसके बाद धीरे धीरे अन्य भाषाओं का विकास हुआ। तो संस्कृत की लिपि भी जो है वो देवनागरी लिपि है। उसके बाद कॉमन जो सबसे आजकल जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है उस भाषा की बात कर लेते हैं, और वो है अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो है रोमन। उसके बाद बात करें उर्दू भाषा की, तो उर्दू भाषा की लिपि जो है वो है फारसी। ठीक है, और ये कुछ हमने भाषाएं देखी, कुछ लैंग्वेजेस देखी, जिनमें हमने देखा कि किस भाषा की लिपि जो है वो कौन सी होती है। अगर बात करें मराठी लिपि, एक और मराठी भाषा है। मराठी भाषा भी जो है देखिए देवनागरी में ही लिखी जाती है। तो आपको याद रखना है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो हमारे पास 3 भाषा हो गई है, हिंदी, संस्कृत और देवनागरी। पंजाबी भाषा, ये भी हमारे यहाँ बहुतायत से बोली जाती है पंजाब साइड में। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ भाषाएं हैं जिनकी हमने लिपियों की बात की कि इनमें कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गई लिपि से रिलेटेड बात। अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए हमने वर्णमाला तो सीख ली, अब वर्णमाला के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा मात्रा का रह जाता है। मैं उसे एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे हिंदी में मात्राओं की मिस्टेक करते हैं। तो आज इन मात्राओं की जो अशुद्धियां हम करते हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इन मात्राओं को लगाया जाता है, किस वर्ण में कहाँ पर मात्रा लगाई जाती है, कौन सी ऊपर लगाई जाती है, कौन सी मात्रा नीचे लगाई जाती है, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मात्राएं लगती किसकी हैं। तो जो मात्राएं होती हैं वो स्वरों की होती है। स्वर जो है, मैंने आपको कहा था कि स्वर जो है वो अगर सिर्फ किसी शब्द के आगे आता है तब तो वो स्वतंत्र रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने बात की आपस शब्द हमने लिखा, तो आपस में आ जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो यहाँ पर आ लिखा गया। अगर यही आ बीच में कहीं बोलता, जैसे मकान, अब आ जो है उसका साउंड यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से हम आ नहीं लिखेंगे, बल्कि इस आ को हम किस रूप में लिखेंगे, मात्रा के रूप में लिखेंगे। तो अब हम इन मात्राओं की बात कर लेते हैं कि स्वरों की मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं। मात्र हमारे पास 10 मात्राएं हैं और उन्हीं 10 मात्राओं के प्रयोग से सारे शब्द बनते हैं। अब वो 10 मात्राएं क्यों है, स्वर तो हमारे पास 11 हैं, तो इसका भी एक रीजन है। जो ए होता है, ए स्वर, इस ए स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। हर व्यंजन के अंदर ए जो है वो अपने आप से मिला हुआ होता है। जैसे क, ख, ग, घ, ये हमारे पास व्यंजन है। तो इन व्यंजनों में आप कहेंगे मैम इसमें कहाँ पर ए है, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो आप इस क को या ख को या ग, घ किसी भी व्यंजन को बोलकर देखेंगे तो आपको लास्ट में जो साउंड सुनाई देगा वो ए का सुनाई देगा। जैसे क के बाद आ का साउंड आ रहा है, अर्थात इसके अंदर जो है क्या मिला हुआ है, ए। अब इसमें से अलग कैसे करेंगे, तो जब इसमें से अगर हम क को बाहर निकालेंगे तो ये जो क है ये क आधा हो जाएगा और आधे वर्ण को हम उसके नीचे हलंत लगाकर लिखते हैं ऐसे। अब इसमें से जब ए निकल गया तो यह हलंत हो गया और ये जो है इस क का वर्ण विच्छेद हो गया। इस तरीके से हम अनेक किसी भी शब्द का जो है वो वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा खा, तो अब इस खा में आ है, तो खा में से जब हमने आ निकाला तो ख तो हलंत हो गया और ये हो गया आ। फिर ये मान लीजिए गी है, कोई वर्ड शुरू हो रहा है गी से, तो अब हमें इसमें से स्वर अलग करना है।
तो ग, और ग में कौन सा स्वर है? ई। बोलने पर पता चल रहा है गी, तो गी में कौन सा स्वर हो गया? ई। ऐसे ही घ, अगर घ में मान लीजिए बड़ी ई की मात्रा है और हमें इसे अलग करना है तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से स्वरों के अंदर जो है वो व्यंजनों के अंदर स्वर मिले हुए होते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले तो मात्राओं की, कि किसकी मात्रा कहाँ पर और कैसे लगती है। तो मैंने आपको बताया अभी कि 10 मात्राएं हैं हमारे पास, और 10 मात्राओं में जो ए है, ए स्वर है, उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। मैं एक एक शब्द भी आपको बताऊंगी उस मात्रा का, ठीक है। तो सबसे पहले ए की बात करें तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है। बिना मात्रा का जो भी शब्द होगा वो शब्द इसका उदाहरण हो जाएगा। अब आ की बात करें, पहले सारे स्वर मैं लिख देती हूँ। आ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे पास 11 हमारे स्वर हो गए हैं। अब इन स्वरों की मात्राएं देखते हैं। आ की जो मात्रा है वो व्यंजन के साथ इस तरीके से लगती है, और इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे हमने अभी बात की, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, सागर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ की मात्रा लग गई। फिर छोटी ई की बात करें तो छोटी ई की जो मात्रा है वो व्यंजन के आगे लगती है, और इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे गिलास, गै व्यंजन है और गै व्यंजन के आगे से जो है वो छोटी की मात्रा लग गई। अब बड़ी ई की बात करते हैं तो बड़ी ई की जो है वो व्यंजन के बाद लगती है, जैसे साथी। अब थ व्यंजन है हमारे पास और थ पर बड़ी ई की मात्रा लगी, तो ये जो है ये वर्ण के यानी व्यंजन के बाद में लगती है। उसके बाद छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की जो मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, और इससे जैसे कोई भी हम शब्द लेते हैं तो ये हो गया गुलाब। ये व्यंजन ग जो है व्यंजन है और व्यंजन के नीचे जो है छोटे ऊ की मात्रा लग गई। ऐसे ही बड़े ऊ की बात करें तो बड़े ऊ की भी व्यंजन के नीचे ही लगती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि रै की बात करें तो रै के बीच में लगती है ये, ठीक है। तो कॉमनली ये नीचे ही लगती है, जैसे फूल, तो ये व्यंजन के नीचे। आपको ध्यान रखना है किस व्यंजन में कहां पर स्वर की मात्रा लग रही है। जैसे इसमें नीचे लग रही है, यहाँ आगे लग रही है, यहाँ पीछे लग रही है, यहाँ बाद में लग रही है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर री ऋषि की बात करते हैं तो री ऋषि की मात्रा इस तरीके से लगती है, और री ऋषि की मात्रा जो है वो, इसका उदाहरण अगर हम लेते हैं जैसे कृष्णा, ठीक है। तो री ऋषि की मात्रा व्यंजन के नीचे ही लगती है। फिर है ए की मात्रा। ए की मात्रा स्वर के ऊपर व्यंजन के ऊपर लगती है, और इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे मेला। उसके बाद आई की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे थैला। ओ की मात्रा की बात करें तो ये ओ की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है। देखिए ए के अंदर एक मात्रा लगेगी, जबकि आई के अंदर 2 मात्रा लगेगी। ओ की बात करें तो ओ में इस तरीके से मात्रा लगेगी और ऊपर एक मात्रा रहेगी, जैसे गोल। और औ की मात्रा की बात करें तो औ की मात्रा इस तरीके से 2 मात्रा ऊपर लगेगी और शब्द बन जाएगा कौवा, ठीक है। ये इस तरीके से जो है हम मात्राएं लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मात्रा व्यंजन के कहां पर लगती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगेगी, छोटी की मात्रा व्यंजन के आगे लगेगी, जबकि बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगेगी। छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगेगी। साथ ही री ऋषि की मात्रा भी जो है वो व्यंजन के नीचे लगेगी। उसके बाद ए आई, इनकी मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं, जबकि
ओ और औ की मात्रा जो है वो व्यंजन के बाद लगती है। तो व्यंजन के बाद में एक तो हमारे पास बड़ी ई है और ओ और औ, ये तीन हो गए। ऐसे ही व्यंजन के नीचे भी तीन हो गए हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री ऋषि। बाद की बात करें तो आ भी आता है, तो चार हो गई है इसमें, ठीक है। उसके बाद ऊपर की बात करें तो ए आई जो है वो ऊपर लगती है, जबकि छोटे ए की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है, पहले लगती है। तो ये मात्राओं का हमारा वर्गीकरण हो गया है। अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर बात करते हैं कि जो टॉपिक हमने पढ़े देख लेते हैं कितना हमें क्लियर हुआ, कितने उसके क्वेश्चन आंसर्स हमें समझ में आए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है ध्वनि किसे कहते हैं। सबसे पहला जो वर्ड क्वेश्चन है वो है ध्वनि किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर की बात करते हैं। मुख से निकलने वाली सभी आवाजें जो है वो ध्वनि कहलाती हैं। मुख से निकलने वाली सभी आवाजें, या आवाज ही लिख देते हैं, निकलने वाली आवाज ध्वनि कहलाती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो अभी हमने बात की थी कि हिंदी, संस्कृत तथा मराठी ये ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है हमसे कि किन स्वरों की मात्राएं व्यंजन वर्णों के नीचे लगती हैं। तो अभी हमने देखा छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री ऋषि, ये तीन वर्ण ऐसे हैं जिनकी मात्राएं नीचे लगती है व्यंजन के, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा वो हमसे पूछ रहा है कि किन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है, यानी ऊपर की बात कर रहा है। तो हमने देखा था ऊपर जो लगने वाली मात्राएं हैं वो है ए और आई, ये मात्राएं ऊपर लगती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि किस स्वर की मात्रा व्यंजन के पहले लगती है। तो एक इकलौता जो व्यंजन है, स्वर है जिसकी मात्रा व्यंजन के पहले लगती है और वो व्यंजन है छोटा ई। इसकी हमेशा व्यंजन से पहले मात्रा लगती है और ये एक ही व्यंजन है ऐसा जिसकी मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। उसके बाद इस हमसे पूछा गया किन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती है। तो हमारे पास चार व्यंजन हमने देखे थे, आ, उसके बाद हमने देखी बड़ी ई के बाद ओ और औ। ये चार स्वर हैं और इन स्वरों की मात्राएं जो है वो बाद में लगती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। उसके बाद हम कुछ टिक द करेक्ट आंसर्स करते हैं जिनमें पूछा गया कि आपको सही क्वेश्चन का आंसर जो है वो टिक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहला जो क्वेश्चन है, ध्वनि जब चिन्ह के रूप में लिखी जाती है तब उसे क्या कहते हैं। बात की थी हमने कि जब ध्वनि चिन्ह के रूप में लिखी जाती है तो वो जो है वर्ण कहलाती है। तो प्रश्न नंबर 2 में पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा हमारा वर्ण। दूसरा है
व्यंजन वर्णों के साथ मिलने पर स्वर वर्ण परिवर्तित होकर डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभी हमने बात की कि जो स्वर होते हैं वो व्यंजनों के साथ किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कह रहा है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? कल के टॉपिक में भी क्लियर किया गया था, आज फिर मैंने आपको रिवाइज कराया कि जो स्वर होते हैं उन स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है। तो हमारा ऑप्शन हो गया इसमें 11। ये तीनों सेकंड के आंसर आपके हो गए कि स्वरों की संख्या इसमें पूछी थी और स्वरों की संख्याएं जो है वो 11 होती है। इस तरीके से हमारा सेकंड जो चैप्टर है वर्ण और वर्णमाला और लिपि, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से वर्ण ध्वनि मुंह से निकलती है, बाहर निकलने वाली आवाज जो है वो ध्वनि कहलाती है। उसके बाद वर्णमाला के बारे में पढ़ा। स्वर व्यंजन हमने पढ़े, स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद कुछ अलग व्यंजन हमने जैसे संयुक्त व्यंजन भी पढ़े, हमने उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़े। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से स्वर के 3 भेद होते हैं जिन्हें हम ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजन के भी हमने भेद देखे। तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन जो है ये होते हैं। उसके बाद हमने मात्राएं पढ़ी, लिपि पढ़ी। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज की लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।